नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इस वक्त सूडान में दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है। हजारों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जुराटी भाई की वीडियो। और उन्होंने सूडान के ऊपर बताया वहाँ पे कितने क्राइसिस और कितनी ज़्यादा वहाँ पे गरीबी चल रही है, लोग कितनी ज़्यादा वहाँ पे कितनी क्वांटिटी में लोग मर रहे हैं। आज उसी वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो को देखिए। पहले था कि सैटेलाइट से आसपास का एरिया रेड दिख रहा था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस शहर में लोगों के घर जा जाकर इंडिजिनस नॉन अरब ट्राइब्स की सिस्टमैटिक एथनिक क्लिंजिंग की जा रही है। आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली सूडान में हो क्या रहा है और उसके पीछे क्या कारण है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आज के दिन आपने देखा होगा कि एआई की फील्ड में कितनी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले गूगल ने अपना नया जेमिनी 3 मॉडल रिलीज किया। इलॉन मस्क की XAI ने अपना ग्रॉक 4.1 रिलीज किया और दूसरी तरफ एक चाइनीज कंपनी ने रिलीज किया किमी K2। ऐसे में इन सभी चीजों का ट्रैक रख पाना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल चीज है। आखिर आपको कैसे पता लगेगा कौन से प्लेटफॉर्म पर जाया जाए लेटेस्ट और बेस्ट एआई मॉडल इस्तेमाल करने के लिए? यहीं पर आता है दोस्तों एआई फिएस्टा का सुपर मोड। एक सिंगल ऐप, एक सिंगल चैट, बस आप अपना सवाल पूछने पर ध्यान दो और आपके सवाल को देखकर हमारा एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि कौन से एआई मॉडल को उसका जवाब देना चाहिए। एआई फिएस्टा पर सारे लेटेस्ट एआई मॉडल्स मौजूद हैं, किमी K2, ग्रॉक 4.1, जेमिनी 3। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे ही कोई नया एआई मॉडल रिलीज होगा ये प्लेटफॉर्म में ऐड कर दिया जाएगा। आपके सवाल के लिए हमेशा आपको बेस्ट एआई दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी आंसर को डबल चेक करना है तो एआई फिएस्टा का मल्टी चैट मॉडल को पता है कि आजकल इतने फीचर्स आ गए हैं, जिमनी है, एआई है। अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट है, अगर आप वहाँ पे जो है अपनी बात को वहाँ पे रखेंगे तो आपका सारा जो है आंसर वो क्लियर कर देगा। को भी स्कैन कर सकते हो। और अगर आप एक एनुअल सब्सक्राइबर हो तो आपके लिए एक वेबिनार भी हो रहा है दोस्तों 29 नवंबर को। इस वेबिनार में ढेर सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर की जाएंगी और मैं खुद आकर आपको चीजें सिखाऊंगा। तो अगर आप एआई फिएस्टा के मंथली सब्सक्राइबर हो, ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एनुअल सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट करने की। 29 नवंबर से पहले करोगे तो आप इस वेबिनार को भी अटेंड कर पाओगे। ऊपर से इस पर एक और बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करना। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। नक्शे में अगर हम देखें दोस्तों तो सूडान का देश अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से में इजिप्ट के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इसके वेस्ट में है कई सारे अफ्रीकन देश, लिबिया, चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे। और ईस्ट में है रेड सी, वही रेड सी जिसके दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी मिडिल ईस्ट मौजूद है। मिडिल ईस्ट की तरह ही लगभग 95% पॉपुलेशन सूडान की मुस्लिम्स है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो सुन्नी मुस्लिम्स। लेकिन जो डिफरेंसेस यहां मौजूद है वो है लोगों की एथनिसिटी में। देश की टोटल पॉपुलेशन लगभग 5 करोड़ लोगों की है और इसमें से 70% लोग अरब मुस्लिम्स हैं। बाकी जो 30% है उसमें अफ्रीकन ट्राइब्स हैं जैसे कि फर, जखावा, बर्टी, नूबा। लेकिन ये सारी ट्राइब्स भी ओवरवेलमिंगली सुन्नी मुस्लिम्स ही हैं। क्रिश्चियनिटी और बाकी ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन्स की पॉपुलेशन सिर्फ 1-2% के अराउंड ही है। सूडान के पूरे देश में दोस्तों रिसोर्सेज की कमी नहीं है। यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। यहाँ हर साल लगभग 60,000 किलो से ज्यादा सोना प्रोड्यूस किया जाता है। कंपैरिजन के लिए बताऊं तो पूरे इंडिया में जो साल भर की गोल्ड की प्रोडक्शन है वो 2000 किलो से कम की है। लेकिन इतना सोना होने के बावजूद सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है क्योंकि इसका 90% गोल्ड गैर कानूनी तरीकों से बाहर स्मगल कर दिया जाता है। इसकी वजह से सरकार की कमाई नहीं हो पाती और उल्टा होता क्या है, इस गोल्ड स्मगलिंग की वजह से आर्म्ड ग्रुप्स को हथियार खरीदने के पैसे मिल पाते हैं। साल 1956 में ब्रिटिश इजिप्शियन रूल से आजादी मिलने के बाद सूडान ज्यादातर मिलिट्री और अथॉरिटेरियन रूल में ही रहा है। यहां सबसे लंबी डिक्टेटरशिप चलाने वाले जनरल उमर हसन अल बशीर ने साल 1989 में सिविलियन सरकार का तख्ता पलट किया था। The Sudan, for 58 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic. इसके बाद उन्होंने सारी पावर को अपने पास कॉन्सेंट्रेट कर लिया और 30 सालों तक राज किया। इन 30 सालों में जो कुछ बुरा इमेजिन कर सकते हो वो इस देश के साथ हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन, इनइक्वालिटी, सिविल वॉर। साल 2011 में देश का बंटवारा तक हो गया जब साउथ सूडान से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी है कि पिछले 17 सालों से GDP नेगेटिव में रहा है। साल 2019 में इतनी खराब हालत झेलने के बाद लोग फाइनली प्रोटेस्ट करने उतरे। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए देश भर में अल बशीर के खिलाफ। Wednesday's protests in Omdurman were reported to be the largest in 3 weeks of demonstrations against the 29-year rule of President Omar al-Bashir. लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट बात यह हुई कि इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया 2 मिलिट्री जनरल्स के द्वारा। एक सूडान की आर्मी के जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान
और दूसरे इनके पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के लीडर जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, इन्होंने साथ में मिलकर अल बशीर को पावर से हटा दिया। लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की डिमांड थी कि देश में डेमोक्रेसी आए, एक डेमोक्रेटिक सरकार बने। तो अगस्त 2019 को आर्मी लोगों की इस डिमांड को मान लेती है और इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इलेक्शन होने तक देश को चलाने के लिए एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है। इसमें आर्मी और सिविलियन पार्टीज दोनों तरफ के लोग शामिल थे। इस केयर टेकर सरकार को काउंसिल कहा गया और अल बुरहान ने अपने आप को इस काउंसिल का हेड बना लिया और दगालो को इसका डेप्यूटी हेड बना दिया गया। यानी इन दोनों जनरल्स ने ज्यादातर पावर्स अपने पास रख ली। लोगों को लगा कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ समय की बात है, उसके बाद देश में डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन अफसोस, अक्टूबर 2021 में अल बुरहान इस केयर टेकर सरकार को डिसॉल्व कर देते हैं और सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। First of all, we are declaring a state of emergency. Second, we are dissolving the Sovereign Council and removing the state governors. दगालो उनके डेप्यूटी बने रहते हैं और ये दोनों सूडान के दो सबसे पावरफुल लोग बन जाते हैं। लेकिन हालत बद से बदतर तब हो जाती है जब इन दोनों के खुद के बीच में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा, ये दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। झगड़े के पीछे मेन कारण था कि सूडान की आर्मी चाहती थी कि आरएसएफ को आर्म्ड फोर्सेस में मिला दिया जाए, आरएसएफ भी सूडान की आर्मी का एक हिस्सा बन जाए। लेकिन आरएसएफ इसके खिलाफ था, क्योंकि ऐसा करना मतलब उसकी